नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न, 3 नहीं बल्कि आज 3 प्रश्न, 3 वक्तव्य हैं और 1 कंसर्न है। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की हाँ कि ना, क्या होना चाहिए? दूसरा, मोहन भागवत की सीख क्या मोदी जी मानेंगे? और तीसरा, मोदी 3 या एनडीए 3? और इसके अलावा एक कंसर्न की बात है, जिस तरह से आईटी फैक्ट्री के जो इंचार्ज हैं, जनरल मैनेजर, एमडी, चेयरमैन, चेयरमैन तो कोई और है, नीति तो निर्धारित कोई और करता है। बीजेपी की आईटी फैक्ट्री के इंचार्ज के ऊपर यौन शोषण का आरोप उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने लगाया है। इन तीनों चीजों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक बार वन टाइम एक बार आप हमारी मदद भी कर सकते हैं, एकमुश्त। और आपकी इस मदद से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हाँ कि ना? देखिए, अब 2-3 मैं 4-5 फैक्टर बताऊंगा कि इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बनना चाहिए, और 4-5 फैक्टर हैं कि इनको क्यों नहीं बनना चाहिए, और उसकी वजह से दोनों के अपने-अपने कारण हैं। ये कोई बहुत आसान निर्णय नहीं है कि हाँ या ना का, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके मन में अगर कुछ हो, तो आप उससे हमें प्लीज़ वो बोलें, और आप तो सार्वजनिक आजकल इतने टूल्स हैं, अपनी बात भी जाके किसी न किसी माध्यम से कहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों बनना चाहिए? सबसे पहला कारण कि जो एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, और जो एक एक कहीं न कहीं राहुल गांधी को ये प्रूव करना है, उन्होंने अपनी लीडरशिप प्रूव कर ली, उन्होंने अपनी क्वालिटी प्रूव कर ली, उन्होंने अपना दृष्टि प्रूव कर ली, उन्होंने स्टेट्समैनशिप प्रूव कर ली। लेकिन एक जो पावर पॉलिटिक्स की एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि सबको साथ लेके चलने की बात। और जो कि कांग्रेस के भी बहुत वो हैं, आज मोदी जी अगर इस समय सत्ता में है, तो मोदी जी का हरदम कंपैरिजन अटल जी से होता है। अटल जी में ये खूबी थी कि वो सबको साथ लेके चल सकते थे, मोदी जी नहीं चल सकते। तो अभी क्या है कि राहुल गांधी जी को एक बार ये प्रूव करना है कि पार्टी के सारे लोगों को वो साथ लेके भी चल रहे हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन होने का जो दूसरा एक बड़ा फायदा होता है कि वो संसद में कभी भी उठ के बोल सकते हैं, और अगर वो उठते हैं तो स्पीकर ड्यूटी बाउंड है कि उनको बोलने का मौका दें। उनकी बातों को अब एक्सपंज कराना संभव नहीं है। वो किसी भी मसले पे अगर खड़े होते हैं, तो उनकी बात सदन को या सरकार को सुनना ही पड़ेगा। एक दूसरी बात जो मुझे लगती है कि अ, जो जो बात है कि बहुत तरह की संसदीय कमिटीज होती हैं। बहुत जगह लीडर ऑफ अपोजिशन का एक रोल होता है। अब इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह के रूटीन जॉब में फंस के ना रह जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर राहुल गांधी इस तरह की कमिटीज में हैं, और खास करके वैसी कमिटीज में जहां प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलके कुछ करना है, तो इनकी प्रेजेंस भी मोदी जी को अननर्व करेगी। मोदी जी बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहते हैं जहां पे कोई एक व्यक्ति जो ज्ञान में, जो बाकी सारी चीजों में उनसे ज्यादा, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। मोदी जी, देखिए, मोदी जी के दोस्त नहीं है, और दोस्त इसलिए नहीं है कि मोदी जी किसी के सामने ये नहीं बताना चाहते हैं कि ज्ञान के मामले में उनको कहां पे स्टैंड करते हैं। मुझे एक और लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एक जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती है, वो भी राहुल गांधी को मिलती है। ना केवल वो जब स्टेट के दौरे पे जाते हैं या इंडिया में, तो वो एक हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्री जो व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट का जो टोटल ढांचा है, उसमें कहीं ना कहीं अ, उससे अथॉरिटी आती है, ना केवल स्टेट में, ना केवल इंडिया में, बल्कि अगर कोई फॉरेन विजिट भी से आ रहा है, तो उसका भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ, और खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक इंटरेक्शन रहता है। तो एक बात को कहने का, अपनी बात को लार्जर मंच में पहुंचाने का एक जरिया ये भी है। अब जो मना करने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जो आम पब्लिक के परसेप्शन में है, उनके सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी का नाम आता है। अब उनको लगता है कि वो अधीर रंजन चौधरी क्या करते थे,
मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो भी चलाया और जिसकी वजह से आज लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है, उस परसेप्शन को भी चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पूरी सरकार की एक इम्पोर्टेंट धुरी होता है। जो जो देखिए अब एक चीज़ और सोच लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर पॉलिटिक्स में है, जो चुनावी राजनीति में है, वो प्रचार करती है, उसके लिए अच्छा प्रचार होना चाहिए, अच्छे लीडर होने चाहिए, उसके लिए अच्छा तंत्र होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। फिर चुनाव आता है, चुनाव में अच्छे आप कैंडिडेट्स को दीजिए, फिर वो उनका प्रचार करिए, संगठन अच्छा हो। फिर आप जीत के आए तो आप सरकार बनाएँगे। सरकार अल्टीमेटली अगर है तो ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो उस गवर्नेंस का पार्ट ऑफ गवर्नेंस है। वो उस पूरे व्यवस्था का एक पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से राहुल गांधी को वहां होना चाहिए। अब बात जरा कर लें कि उनको क्यों नहीं होना चाहिए, व्हाई नॉट? एक तो जो सब लोगों का एक अप्रहेंशन है कि उनको बंद कर रहना पड़ेगा। कमिटी की मीटिंग्स के जैसे रूटीन काम है, उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। जो राहुल गांधी अदरवाइज़ उस टाइम टाइम को आज की तारीख में आम लोगों के बीच जाना करते हैं। उन्होंने अपना प्रूव कर लिया है इस कनेक्ट विद पीपल। आम आदमी के साथ उन्होंने अपने कनेक्ट को प्रूव कर चुके हैं और उसका मैनिफेस्टेशन भी बार-बार होता रहता है। उनकी समस्याओं को समझना, उनकी बोली बनना या उनकी वॉइस बनना, उनकी आवाज़ बन के राहुल गांधी ने किया है, तो एक खतरा लोगों को ये लगता है कि कहीं वो अफेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि वो आज उनकी सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो है। एक और कारण है जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनके जो शुभचिंतक हैं, अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की पारी बहुत अच्छी नहीं रही थी। देखिए, उनमें ये कहा जाता है कि उसमें वो जो एक डिप्लोमेटिक वो होना चाहिए, टैक्टफुलनेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रेट है। वो ज़्यादा समूह पे बात करने वाले हैं। ये तो मुझे लगता है ये तो गुण है। अब इसको अगर कोई दुर्गुण ले रहा है कि मुँह में झूठ बोलिए, मुँह से नमस्ते करिए, हाँ, हाँ करिए और पीठ पीछे कुछ और काम करिए, तो फिर मुझे एक और जो चीज़ लगती है जिसकी वजह से जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का जो पावर स्ट्रगल है, उसमें अगले 3 विधानसभा चुनाव जो इस साल होने जा रहे हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, और फिर अगले साल के 2 चुनाव, जिसमें बिहार भी है, ये बहुत ही क्रूशियल है और इसमें ये प्रूव करना है कि आपके पास ये 2000 जो 24 में आया वो फ्लूक नहीं था। यूपी में राहुल गांधी ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर लगकर प्रचार करेंगे, तो वो पूरी हवा बनाने में या बिगाड़ने के में सक्षम है। एक चीज़ और है जिस वजह से लोगों को लगता है कि क्यों नहीं, इंडिया गठबंधन इलेक्शन में सॉलिडिफाई हुआ है। उसके सबसे बड़े मैस्कॉट राहुल गांधी हैं, उसके लीडर सबसे बड़े राहुल गांधी हैं। अब थोड़ा कंसोलिडेशन का समय आया है। अब समय ये आया है कि आप अगर झारखंड में हो रहा है, जैसे आपने यूपी में ताकत दी, आपकी अपनी 6 सीटें आई लेकिन आप 37 सीटें जो आप यही रोल आप झारखंड में निभाइए, आप यही रोल महाराष्ट्र में निभाइए, तो शायद उस पे कहीं इफ़ेक्ट होगा, इसलिए कुछ लोगों का कहना है। तो अल्टीमेटली ये तो राहुल गांधी को निर्णय लेना है। अगर वो बनते हैं तब भी उसके बहुत से फ़ायदे हैं, नहीं बनते हैं और प्रचार में ज़्यादा लगते हैं तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं। खैर, अब दूसरी बात कर लें कि मोहन भागवत जी की सीख क्या मोदी जी मानेंगे? मोहन भागवत जी ने एक लंबा भाषण अभी अपने आरएसएस के एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो उनका था उसमें दिया। मोहन भागवत जी ने क्या-क्या कहा, अगर उसको आप मतलब बिना डिसाइफर किए भी पढ़ना चाहेंगे तो उन्होंने साफ-साफ मोदी जी को बहुत सी हिदायतें दी हैं। उन्होंने मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूँ, उन्होंने अपने मन की पीड़ा या उन्होंने देश के प्रति जो उनके मन में जो एक प्रेम है उसको उन्होंने उनको लगता है कि इस पूरे जो जिस तरह की पॉलिटिक्स मोदी जी करते हैं वो कहीं न कहीं उससे विषाक्त हो रही है। वो उन्होंने बार-बार कहा कि चुनाव ने आरएसएस ने अपनी भूमिका निभाई, वो निभाती है, वो निभाई भी इस बार। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ और क्यों हुआ? वो कई बार बोले, ये क्यों हुआ और क्या हुआ? जब साफ मतलब था कि मोदी जी की मेजॉरिटी नहीं आई, उससे आरएसएस का मतलब नहीं। उन्होंने एक शब्द को कई बार बोला। उन्होंने बार-बार मर्यादा की बात की। उन्होंने बार-बार अहंकार की बात की। उन्होंने बार-बार ये कहा कि अहंकार से और ये मर्यादा के बीच का कि ये नहीं ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में स्पर्धा होती है, पर स्पर्धा में भी मर्यादा रहनी चाहिए। उन्होंने
बहुत साफ शब्दों में, इससे ज्यादा साफ शब्द क्या और साफ कर सकते थे, उन्होंने कहा कि भाई असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोदी जी जो लगातार झूठ बोल रहे, जो झूठ बोलते हैं, अब मतलब जो झूठ बोलने वाला है वो तो ये मानेगा ही नहीं ना कि वो कभी झूठ बोलता है। तो उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्पर्धा तो होती है, लेकिन संसद में सब में सहमति बनकर ही संसद चलती है। उनका कहना यह था कि 150 लोगों को निष्कासित कर दो, उनको बाहर कर दो, उनको ये कर दो, ये से नहीं, संसद में आपकी सहमति बनाना है। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, जो मुझे लगता है, उन्होंने कहा संसद क्या है? उन्होंने कहा संसद का में 2 पक्ष होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों तरह के विचार होते हैं। अ, और उस विचार पे बातचीत करके सहमति बना के बने, ये सरकार का कर्तव्य होता है। स्पर्धा है क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना है, लेकिन युद्ध नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिक पे आ गए। उन्होंने कहा अभी का जो चुनाव हुआ है, उसमें जिस प्रकार का एक दूसरे को लताड़ना, एक दूसरे को नहीं, वो बोले जिस प्रकार का लताड़ना, समाज को बांटने की बात करना, संघ को खींचा गया। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जिसमें बीजेपी बार-बार ये कहती है कि इसमें तो उसकी मास्टरी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के सहारे जो असत्य की बातें फैलाई जा रही हैं, वो उचित नहीं। इस पे उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा। फिर उन्होंने एक बात ऐसी कही जो मुझे लगता है कि अ, मतलब मोदी जी अगर इसको समझना चाहें तो बहुत गहरी बात है, इग्नोर करना चाहें तो ये दिखाएँगे कि मुझसे क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि जो सज्जन है, वो विद्या का, और उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी एक विद्या है, का उपयोग प्रबोधन के लिए करता है, वो नफ़रत फैलाने के लिए नहीं करता है। तो ये बात मोदी जी पे पूरी तरह से लागू हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि अ, क्या ऐसा देश हम लोग बनाना चाहते हैं हमारा, फिर उन्होंने देश में बार-बार उन्होंने किस तरह की बात हुई है, देश को कैसे ले जाना चाहिए, उस पे बात की। अ, उन्होंने एक चीज़ और बहुत स्पष्ट किया कि चुनावी उसमें 2 पक्ष होते हैं। लेकिन वो कहे कि जो विरोधी पक्ष है, उसको विरोधी पक्ष नहीं मैं मानता हूँ, मैं उसको प्रतिपक्ष बोलता हूँ। और बात करके ही देश आगे हो सकता है। आप बिना बातचीत के एक तरफा निर्णय से देश को आगे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चुनाव में भी मर्यादा होती है, पर इस चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ, ये उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा है। और जो ज़िम्मेदारी मर्यादा का पालन करने की किसकी होती है, ये भी हमको और आपको समझने की बात नहीं है। हालाँकि उन्होंने कहा अच्छा, और वो क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा भई आर्थिक, सामरिक और इस मामले में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन चुनाव के आवेश में आकर अतिरेक हो गया। उन्होंने कहा चुनाव के आप हम ठीक कर रहे हैं, एनडीए 3 आ गई, लेकिन चुनाव के आवेश में आगे हो गया है। एक 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 चीज़ और उन्होंने कही कि विकास के लिए शांति चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कोई विकास बिना शांति से ये संभव नहीं है। अब विकास के लिए अगर शांति चाहिए, तो ये कैसे शांति होगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बार-बार इस बात पे कह रहे थे कि शांति, और इसी रेफरेंस में उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने मणिपुर की बात की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कम से कम आरएसएस के सबसे प्रथम पुरुष ने मणिपुर को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा यहाँ कलह हुआ हो रहा है, अशांति है, और उन्होंने जो शब्द यूज़ किए वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कलह उपज गया या उपजाया गया। वो बिल्कुल साफ-साफ मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 1 साल से वो हो रहा है। उन्होंने कहा इसको प्राथमिकता देकर उस पर उसको सुलझाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए। जो मोदी जी कान में तेल डाल के सो गए हैं, वो मणिपुर जले तो जले। मैं इसमें एक बात और कहूँगा, जब वो अ, उन्होंने जिस तरह से आईटी के दुरुपयोग की बात की, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात की, तो उसी रेफरेंस में एक वक्तव्य है, ये जो अमित मालवीय साहब, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष सर्वे करता धरता, उनके ऊपर शांतनु सिन्हा जो एक बंगाल के कार्यकर्ता हैं, मतलब एक एक्टिविस्ट हैं, और उनके भाई जो राहुल सिन्हा हैं, वो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, बड़े पद पे भी रहे हैं। तो इसलिए उनकी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे ये कहा है कि अमित मालविया जब कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे, तो 5 स्टार होटलों में औरतें मंगवाते थे, इंसिस्ट करते थे। वो यहाँ तक करते थे कि बीजेपी के कार्यालय में वो
महिलाओं का यौन शोषण करते थे। अच्छा, अब लोग पूछेंगे अमित मालविया क्यों जाते थे बंगाल? अमित मालविया बीजेपी की तरफ से वेस्ट बंगाल के को कन्वीनर, ये भी मैं बता दूं। तो जो जो ऑपोजिशन मांग कर रही है, खास करके कांग्रेस कह रही है कि उनको तत्काल अपने पद से हटाया जाए और उस पर एक जांच हो। हालांकि अमित मालविया की तरफ से एक नोटिस, लीगल नोटिस गया है। आज ट्यूसडे तक उनको जवाब देना था। देखें उसमें क्या होता है। लेकिन अमित मालविया के ऊपर यह आरोप लग गया और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को जितना आईटी बीजेपी आईटी सेल ने किया है उतना तो किसी ने नहीं किया है। हो सकता है मोहन भागवत की बातों का कुछ असर उन पर भी पड़े। अब अगली बात, मोदी मोदी थर्ड या एनडीए थर्ड, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मोहन भागवत जी ने इसको स्पष्ट कर दिया। वो कह रहे हैं एनडीए की तीसरी सरकार। वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए की सरकार है, मोदी थ्री नहीं है। लेकिन कुछ कुछ हमको और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। मोदी जी की तरफ से बार बार गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया यूज नहीं करता हूं, सरकारी मीडिया जो है वो ये फैला रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली चीज कुछ मैं ये बता दूं कि एक तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो ये दावा बेसिकली गलत है। दूसरी चीज ये बता दूं मैं कि मोदी जी ये क्यों मोदी थ्री नहीं, क्यों एनडीए थ्री, ये भी ये एक चीज समझना आवश्यक है। मोदी बीजेपी की 2014 में 282 सीट्स थी। फिर हाफ मार्क से 272 के जो मैजिक फिगर है उससे 10 सीटें ज्यादा। 2019 में 303 थी। उस मैजिक फिगर से मतलब बहुमत से 31 सीटें ज्यादा और 2014 के मुकाबले 21 सीटें ज्यादा। 2024 में मोदी जी, जो मोदी थ्री जिसको बोल रहे हैं, 240 सीटें आई। तो बहुमत तो नहीं आया है, बहुमत से 32 सीटें कम है और 219 के मुकाबले 63 सीटें कम। अब बात यह है कि इसको एनडीए थ्री क्यों बोला जाए। आंकड़े आपके सामने हैं। 2014 में एनडीए की कुल 336 सीटें आई थी। उन 336 सीटों में अगर 282 सीट कम कर दीजिए बीजेपी की, तो एनडीए की अपनी सीट आई थी 54। 2019 में एनडीए की 353 सीट्स आई थी, 353। उस पर 303 कम कर दिए बीजेपी की, तो एनडीए की 50 सीट आई थी। 2024 में इस इलेक्शन में एनडीए की कुल सीट आई है 293। 240 कम कर दीजिए तो एनडीए की सीट आई है 53। तो अब आप ये देख लीजिए कि एनडीए तो 2014 में 54 था, 19 में 50 हुआ, इस बार 53 हुआ। तो कमजोर कौन हुआ है? कमजोर मोदी जी की बीजेपी हुई है या कमजोर एनडीए हुआ है? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कमजोर तो मोदी जी की बीजेपी हुई है। एनडीए तो जहां था वहीं खड़ा है, 54, 50, 53। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको किसी भी तरह से मोदी थ्री कहना उचित नहीं है, ये मोदी फोर ही है। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट की बात मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती। अब दिक्कत क्या है कि मोदी जी की जहां दिक्कत हो रही है कि वो पोर्टफोलियो एलोकेट जब उन्होंने किया है तो उस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मोदी थ्री की तरह ये सरकार चलाएंगे, ना कि एनडीए थ्री की तरह। क्योंकि ये भी एक रहस्य है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इतना क्यों दबे हुए हैं। मोदी ऐसी क्या मोदी जी ने जादू कर दिया है कि नीतीश कुमार जी सार्वजनिक रूप से मंच पे जाके जल्दी जल्दी उनका पैर छूने के लिए इतना आतुर हो गए हैं। ये देखने वाली बात, ये तो रहस्य है। एक चीज बार बार हो रही है कि जो चंद्रबाबू नायडू है वो अपना अपनी पत्ते कैसे खेलने उनको पता है। उन्होंने नारा लोकेश जो है, जो चंद्रबाबू नायडू के लड़के हैं, वहां पे उनको लगा दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। वो रोज एक बयान देते हैं। वो कभी और वो बयान मोदी जी के खिलाफ ही होता है। वो कहते हैं कि हमने आरक्षण की बात की है मुसलमानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम अपने यहाँ डिलिमिटेशन आप बिना हमसे पूछे मत करिए। वो हर चीज पे राय दे रहे हैं, तो वो ऑन ऑन लीश रखे हुए हैं। और अंतिम बात मैं इसलिए कह दूं कि ये एनडीए है, ये और स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी
मोदी जी की मंशा तो मोदी 3 की तरह चलाने की है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो वहां पे मोदी जी अकेले नहीं चला सकते हैं, इसलिए वो एनडीए 3 कहला रहा है। इसमें स्पष्टता और आ जाएगी। पोर्टफोलियो एलोकेशन में बिल्कुल साफ है कि मोदी 3 की तरह मोदी जी चला जाते हैं, लेकिन अब स्पीकर कौन बनेगा इससे स्पष्ट होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा उससे स्पष्ट होगा, और एनडीए का क्या कोई कन्वेनर बनेगा इससे भी स्पष्ट होगा कि ये मोदी 3 है कि एनडीए 3। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।